वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 19 जनवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल G7 समिट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है एज अ गेस्ट, ताकि वो 47th G7 समिट में पार्टिसिपेट करें। ये जो G7 समिट है वो जून 2021 में होने वाली है। इंडिया G7 का या फिर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का पार्ट नहीं है। यहाँ पर G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में यानी कि 1975 में बनाया गया था। ये जो ब्लॉक है 7 देशों का, इन 7 देशों में कनाडा, USA, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान और फ्रांस शामिल हैं। ये हर साल एक बार मिलते हैं। जो कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज हैं वो इनके द्वारा डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर एनर्जी पॉलिसी। ऐसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है दुनिया के इन 7 मोस्ट एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के द्वारा। कई बार ये एक ऐसे समूह के रूप में भी काम करते हैं जहां ग्लोबल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, जहां पर इनका ज्यादा फोकस इकोनॉमिक इश्यूज पर ही होता है। G7 का कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर है। यहां पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ये लीडर्स आपस में बातचीत करके अपनी एनुअल समिट में लेते हैं, और जो डिसीजन लिए गए हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि कोई मेंबर उसे मानने से इनकार कर सकता है। G7 एक ब्लॉक है 7 देशों का जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं, जहां पर एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं। दोज आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। G7 को एक बहुत लंबे समय तक G8 भी बना दिया गया था, जब 1997 में रसिया ने इसे ज्वाइन किया। हालांकि 2014 में रशिया को एक बार फिर से इस ग्रुप से, इस ब्लॉक से बाहर कर दिया गया, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। तो इसके बाद इस ब्लॉक से रसिया को निकाल दिया गया और वापस से ये G8 G7 बन गया। इंडिया ना तो G7 और ना ही G8 का हिस्सा है, लेकिन इंडिया G20 का हिस्सा है। अब देखिए G7 में ये 7 देश हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान। अगर G8 की बात करें तो रशिया भी इसका हिस्सा बन जाता है, जो कि अभी G8 ग्रुपिंग नहीं है। G20 में इसके अलावा जो देश शामिल होते हैं, 2 टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुपिंग है, ना कि देश। ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो ये ग्रुपिंग है G20 की। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो हरिके वेटलैंड के बारे में है। अभी हाल ही में विंटर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने पंजाब के हरिके वेटलैंड में आना शुरू कर दिया है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक ऐसा रास्ता है जिसको पक्षी इस्तेमाल करते हैं भारत तक आने के लिए। हरिके वेटलैंड नॉर्थ इंडिया के कुछ बड़े वेटलैंड्स में से एक है, जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यह हरिके वेटलैंड 1952 में एग्जिस्टेंस में आया था, जब सतलुज और बियास रिवर जहां पर मिलती हैं वहां पर एक बराज बना दिया गया, काइंड ऑफ डैम, जिसके बाद वहां पर जो पानी इकट्ठा हुआ उसने बर्ड्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया इस वेटलैंड के एग्जिस्टेंस के साथ ही। ये बियास और सतलुज नदी के कन्फ्लुएंस पर आपको मिलेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें तो ये कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बन जाता है विंटर के समय में, जब वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया कवर होता है यूरोप और एशिया का, जब वो आर्कटिक से चलकर इंडियन ओशन की ओर ट्रेवल करती हैं। कई सारे पक्षी जैसे कि यूरेशियन कूट, ग्रे लैग गूज, बार हेडेड गूज, गैडवाल और नदन शॉवेलर, ये कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट बर्ड्स हैं जो हरिके वेटलैंड में विजिट करते हैं। इसके अलावा कुछ इंडेंजर्ड एक्वेटिक मैमल्स भी वहां पर और रेप्टाइल्स भी हमें मिल जाते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन, स्मूथ कोटेड ऑटर और रेयर फ्रेश वाटर टर्टल की 7 स्पीसीज हमें वहां मिल जाती हैं। इसे वेटलैंड का स्टेटस 1990 में दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत।
जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सक्षम अवेयरनेस कैंपेन के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें अवेयर किस बात को लेकर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है, मतलब अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जुडिशियस यूज़ करें। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, पीसीआरए के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत ही काम करता है। पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन है ये, ताकि हमें फ्यूल को कंजर्व करना है। उद्देश्य ये रहेगा कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका एनवायरमेंट पे और हमारे खुद के हेल्थ पर कितना नुकसान होता है अगर हम कार्बन का एमिशन बढ़ाते हैं। तो जो आइडिया है इसका उद्देश्य ये है कि कंज्यूमर्स को कन्विंस किया जाए कि हमें क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करना है, लाइक सीएनजी। पैन इंडिया इनिशिएटिव होगा, हम अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें और जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल डीजल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम बहुत अच्छी तरीके से जुडिशियस यूज़ करें। 7 की एरियाज होंगे जिन पर फोकस किया जाएगा इस इनिशिएटिव में, कैंपेन में। हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना है, हम गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्लीनर यूज़ होगा फॉसिल फ्यूल्स का, हम डोमेस्टिक सोर्सेज पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी रिन्यूएबल टारगेट्स हैं हम उनको पूरा करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाएंगे ताकि जो मोबिलिटी के टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें कार्बन का एमिशन कम किया जा सके। क्लीनर फ्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे और डिजिटल इनोवेशन को हम बढ़ाएंगे पूरे देश में एनर्जी सिस्टम में। अब बात पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बारे में भी कर लेते हैं। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के तहत काम करता है। ये एनर्जी इफिशियंसी को पूरे देश में इकोनॉमिक सेक्टर में प्रमोट करता है। उद्देश्य ये है कि ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज प्रपोज करता है कि कैसे हम पेट्रोलियम का कंजर्वेशन और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल रक्षिता के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हैंड ओवर किया रक्षिता को सीआरपीएफ को। रक्षिता नाम से स्पष्ट है ये रक्षा करेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये एक इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस के द्वारा। ये एक कस्टमाइज्ड व्हीकल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाइक को एम्बुलेंस बना दिया गया है। और बाइक को एम्बुलेंस बनाने के लिए क्या क्या किया गया है यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को बाइक पर पीछे अगर वो घायल हो तो बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में लिटाया जा सकता है और उसे हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है। इसमें एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को लिटाया जा सकता है, हेड इमोबिलाइजर होगा, सिर हिलेगा नहीं, सेफ्टी हार्नेस जैकेट होगा, पैरों को और हाथों को अच्छी तरीके से सेफली उस पर सेट किया जा सकेगा। पैर का जो एरिया है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को मेजर करने वाला इक्विपमेंट भी होगा, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी भी होगी और ड्राइवर के लिए वार्निंग सिस्टम भी होगा कि जो पेशेंट है उसकी हालत कैसी है। सिग्निफिकेंस ये है कि इट विल बी अ काइंड ऑफ बाइक एम्बुलेंस, बाइक पर एम्बुलेंस है। ये कई सारे जगहों पर फायदेमंद साबित होगा इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इमरजेंसी में लाइफ सेविंग एड की तरह काम करेगा। कई बार सोल्जर्स घायल हो जाते हैं, रास्ता या तो सकरा होता है या ऐसा नहीं होता कि एम्बुलेंस को आसानी से लाया जा सके। एक तो मुश्किल होती है, ऊपर से समय बहुत लगता है। ऐसे एरियाज में ये रक्षिता जो बाइक एम्बुलेंस है वो बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिहाज से। उनके लिए एक रक्षक की तरह काम करेगा। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बहुत ही जल्द हिमालयन रीजन को अफेक्ट करने वाला है। यह है क्या? इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में पैदा होता है और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अफेक्ट करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन, मतलब मानसून के समय में ना होने वाली ये बारिश होती है जो कि पछुआ हवाओं के साथ भारत में एंटर करती है। थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होने का मतलब क्या है। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इसका मतलब ये है, देखिए ये ट्रॉपिक्स का एरिया है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि ये ट्रॉपिक के बाहर का हिस्सा हो गया, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है।
ये पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बीच का एक कन्वर्जेंस जोन होता है। यहां पर हाई प्रेशर जोन होता है क्योंकि इक्वेटर से जो गर्म हवाएं होती हैं और पोलर रीजन से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो यहां पर आकर गिरती हैं। तो होता यह है कि जब ये हवाएं उठती हैं हाइट पर ऊपर, उसके बाद ये नीचे गिरती हैं। तो जब ये हवा में ऊपर मिलती हैं हाइट पर, तो एक कंडीशन तैयार होती है जिसे साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि साइक्लोनिक कंडीशन। उसे ही हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो काफी हाइट पर फ्लो करती हैं, ये उनके प्रभाव में आ जाता है। मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेता है, यहाँ पर ब्लैक सी से मॉइस्चर लेता है और कैस्पियन सी से, और उसके बाद ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर करता है, जहां पर इसका सामना हिमालयाज से होता है और फिर यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। तो ग्लोबल फिनोमेना है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि अपर एटमॉस्फेयर में होता है। यहां पर देखिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इसके प्रभाव में आता है, तो यहां पर रेन और स्नोफॉल शुरू हो जाता है हिमालयन रीजन में। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है वही बात मेडिटेरेनियन सी में इमर्ज होता है। हाई प्रेशर एरिया होता है यूक्रेन के आसपास का। हालांकि ये जो फिनोमेना जिसे हम कहते हैं साइक्लोजेनेसिस, ये काफी हाइट पर होता है, हवाओं के नीचे गिरने से पहले ही, जहां पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है साइक्लोन लाइक। जब ये साइक्लोजेनेसिस तैयार हो जाता है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहां पर रेडी हो जाता है, तो ये मिडिल ईस्ट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एंटर कर जाता है। इंपैक्ट ये होता है कि हैवी रेनफॉल होती है, स्नोफॉल भी होता है, क्लाउडी स्काई, हायर नाइट टेम्परेचर, अनयूजुअल रेन, ये सब इसमें होता है। रबी की क्रॉप्स को कई बार फायदा होता है। गेहूं की फसलें जो हैं उनके लिए एक बार पानी मिल जाता है। कई बार नुकसान भी होता है, जब गेहूं की फसलें अगर तैयार हैं तो क्रॉप डैमेज भी हो जाता है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड या एवलांशेस आ गए, तो उससे कई बार नुकसान भी हो जाता है। जो हमारा आखिरी आर्टिकल है वो सेमेरू वॉल्केनो के बारे में है। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में यह अभी इरप्ट हुआ है। कुछ और वॉल्केनोज हैं लाइक मिरापी वॉल्केनो जावा में है और सिनाबुम वॉल्केनो जो कि सुमात्रा में है, ये भी हाल ही में इरप्ट हुआ है। देखिए ये लोकेशन, ये सुमात्रा है और ये जावा है, ये मलेशिया के साउथ में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सेमेरू है इसे द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि जावा का हाईएस्ट वॉल्केनो है। ये पिछले साल दिसंबर 2019 में भी इरप्ट हुआ था। इंडोनेशिया में हमें बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज हमें पूरी दुनिया में इंडोनेशिया में ही मिलते हैं, सिंस ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जोन में आ जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, ये एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशियन के चारों ओर जहां पर बहुत बड़ी संख्या में वॉल्केनोज आते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जुड़ती हैं। तो प्लेट्स जहां पर कन्वर्ज होती हैं वहां पर एक काफी वोलाटाइल जोन क्रिएट हो जाता है। जो प्लेट नीचे चली जाती है भारी वाली, वहां पर उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पर वॉल्केनोज क्रिएट होते हैं। तो इस इमेज में आप रिंग ऑफ फायर को देख सकते हैं। और इंडोनेशिया का ये जो रीजन है सुमात्रा और जावा का, ये इसी क्षेत्र में आ जाता है। इस वजह से यहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो वॉल्केनोज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई सारी प्लेट्स यहां पर टकराती हैं, जैसे कि पैसिफिक, कोकोस, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नचका, नॉर्थ अमेरिकन और फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। G7 1999 में बना। इसका एक कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। हरिके वेटलैंड उत्तराखंड में। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन रजिस्टर्ड सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के तहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है। सडन विंटर रेन लेकर आता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।